इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ शारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया था, जिसके बाद अब टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में 152 सीटों में से 110 सीट बीजेपी जीत रही है और बंगाल में सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है वैसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले। शाह के उस दावे पर टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने 2021 के विधानसभा चुनावों की याद दिलाते हुए कहा कि 2021 में भी ऐसे ही दावे किए गए थे, लेकिन बीजेपी केवल 77 सीटों पर सिमट गई थी। काल जो वोट हुआ 142 सीट्स में, अब लिख के रखिए, तृणमूल कांग्रेस 125 से 135 ये सीट जीत रहे हैं। भाजपा का सीट कम रहे और तृणमूल का सीट बढ़ने वाला है। तो ये अमित शाह का भी मालूम है, इसीलिए ओनली टू वो जो थोड़ा बहुत वर्कर है सेकेंड फेज में, उसके चंगा रखने के लिए, वोकल टॉनिक के लिए ये बेसलेस वो 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग बंगाल में होनी है। अब ऐसे में टीएमसी और बीजेपी ने पहले चरण के मतदान के बाद ही अपनी अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। बंगाल चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला भी है। अब की बार बीजेपी की होगी सरकार या फिर टीएमसी आएगी चौथी बार, ये 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से। अगली खबर, आजमगढ़ में मंत्री अनिल राजभर ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। राजभर ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने का काम श्री मोदी जी की सरकार ने किया है। राजनैतिक रूप से देश की मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन सके, इसका अभियान जो मोदी जी की सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में देश के सामने लाने का जो काम किया था, जिसका समर्थन प्रारंभ में प्रतिपक्ष के लोगों ने भी किया था। पीछे आप लोग शांत रहिए। अरे भैया दरवाजा बंद करा दीजिए, काहे रैली बनाए इसको। लेकिन जब निर्णायक समय आया तो प्रतिपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया देश के सामने और देश की मातृशक्ति के सामने। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि खड़गे एक वरिष्ठ नेता है और वे उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ हैं और इससे माहौल खराब होता है। और उम्र जो हावी हो गया कि खड़गे जी बहुत
बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, परंतु उनके मुख से निकली हुई जो वाणी है वो बहुत ही माने बहुत ही आपत्तिजनक है और मैं उसका खंडन करता हूं और खड़गे जी से आग्रह करता हूं कि आपके जैसा जो व्यक्ति है ये इस ढंग की भाषा का उपयोग ना करे, चूँकि हो सकता है कि उन पर उम्र हावी हो गया है और उम्र जो हावी हो गया है उसके तहत ये भाषा बोल रहे हैं। खड़गे जी बहुत झांसी में बीजेपी सांसद गीता शाक्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शुरू से ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किया है। गीता शाक्य ने बताया कि सरकार की नीतियों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है और देश में उनके सशक्तिकरण को नई दिशा भी मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की मातृशक्ति को भी राज्य की विधान, देखिए मैं पहले भी बोल चुकी, अभी भी बोल रही हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को शुरू से ही उनको समृद्ध करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए लगातार काम किए हैं। चाहे योजनाओं के माध्यम से देख लीजिए, चाहे तकनीकी कमाई से ड्रोन दीदी के माध्यम से देख लीजिए, चाहे बीसी सखी के रूप में देख लीजिए, लगातार उन्होंने देश की मातृशक्ति के लिए काम किया। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हमारी देश की मातृशक्ति को भी राज्य की विधानसभा और लोकसभा में जहां पर नीति का निर्माण होता है वहां पर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और इसीलिए वो नारी शक्ति संशोधन विधेयक लेके आई। निश्चित तौर से विपक्ष मिलके उस बिल को गिरा दिया है, तो देश की मातृशक्ति इससे नाराज भी है और उनको दुख भी है कि मेरे लिए जब महिलाओं के लिए जब बारी आती है तो इसी तरीके से कोई ना कोई इस तरीके से करके बिल को पारित नहीं होने देते। तो निश्चित तौर से देश की मातृशक्ति अब समझदार हो गई है, चुप नहीं बैठेगी। देखिए मैं उन्नाव में मंत्री धर्मपाल सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद में पारित किया गया था और 2024 में विपक्ष ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें चुनावी नुकसान का डर था। मंत्री का आरोप है कि अब जब कानून लागू करने का समय आया है तो विपक्ष इसे टालने की साजिश कर रहा है। विरोध करते तो नारी शक्ति के इस समय महिला जन आक्रोश से संबंधित कार्यक्रम में सदन में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया 2023 में, और 24 में विपक्ष ने इसलिए विरोध नहीं किया कि उन्हें चुनाव में जाना था। 24 में ये विरोध करते तो नारी शक्ति उनको जवाब देने का काम करती है। अब जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन में पारित हो गया, अब लागू करने का समय आया तो विपक्ष ने पूरी तरीके से षड्यंत्र रचकर इसको फेल करने का काम किया है। आज इसी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। ये कोई और नहीं, विपक्ष जो है कोटे के भीतर धर्म आधारित आरक्षण की मंशा उठाकर प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने इसको टालने की कोशिश भी की। कोटे के अंदर कोटे का कोई मतलब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि सपा और कांग्रेस यदि अपने कोटे में किसी को सीटें दें कि वाराणसी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये जनता के गुस्से को दर्शाता है और आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया है। जितने भी बांग्ला भाषी थे सबको बांग्ला, तो ये तो एसआईआर के आक्रोश पर वोट पड़ा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर से मिल करके बंगाल के लोगों का अपमान किया है, जितने भी बांग्ला भाषी थे सबको बांग्लादेशी बना दिया।
उनको अपने को साबित करना पड़ रहा कि हम भारतीय हैं। इसलिए संपूर्ण पश्चिम बंगाल के लोगों ने अपनी अस्मिता के सवाल पर, अपनी पहचान भारत के नागरिक के रूप में कायम रखने के लिए और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बनाम बाहरी का जो मुद्दा उठा है, उसका परिणाम रहा कि भारी संख्या में मतदान हुआ है। बंगाल के लोग नहीं चाहते कि केंद्रीय बलों के माध्यम से बंगाल के ऊपर कब्जा। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी पार्टी बदली है। बताया जा रहा है कि कुल 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, जबकि 4 अभी सामने नहीं आए हैं। दिल्ली की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाने वाले राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ये महज एक व्यक्तिगत फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक असर की चर्चा तेज हो गई है। राघव समेत 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी है, बल्कि दिल्ली के सियासी समीकरणों को भी पूरी तरह बदल देने की आशंका पैदा कर दी है। राजधानी दिल्ली में हुए इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसको लेकर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने आप में भ्रष्टाचार और अनदेखी को वजह बताया। जो लोगों ने पार्टी को बनाया बढ़ाया, वो एक एक करके आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए। इसकी जड़ में जाना चाहिए कि कारण क्या है। कारण है वहाँ का भ्रष्टाचार और वहाँ पे जिस तरह से अनदेखी होती है, इसलिए उनके एक के बाद सांसद, दूसरा सांसद, तीसरा सांसद छोड़ के चले गए। 3 इकट्ठे सांसद आए। इससे पहले भी पार्टी के बड़े नेता जो संस्थापक थे वो छोड़कर चले गए। स्पष्ट है कि जो आम आदमी पार्टी जिस ढंग से कार्य कर रही है, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल वर्किंग कर रहे हैं, और वो आज उन जो उनके पहले एम थे उससे भटक गए हैं। और इसी कारण से जो आज राज्यसभा के मेंबर हैं तीनों, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा का ये कदम न केवल दिल्ली और पंजाब की राजनीति के समीकरण बदल देगा, बल्कि राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के वजूद को एक बड़ी चुनौती देगा। आपके इस फूट को लेकर एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने तंज कसते हुए कहा कि बदलने आए निजाम को वो खुद बदल गए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे डर की वजह से बीजेपी में शामिल होना बताया। मैं तो केजरीवाल साहब नूं ते भगवंत मान को बधाई देता हूं जी। ये होना ही था। अन्ना हजारे साहब ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने प्रिंसिपल से भटक चुकी है। उसके बाद कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, लंबी लिस्ट है। और असलियत यह है कि जो बदलने आए थे निजाम को, वो आप बदल गए। और आज सबसे करप्ट, सबसे ठगी ठोरी वाली पार्टी इनकी थी। और बीजेपी की बी टीम आज साबित ही होगी, क्योंकि सारी बीजेपी में चले गए हैं। अब जो लोग भी जा रहे हैं, आप जान रहे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी हो। इसकी एक लंबी लिस्ट है। आम आदमी पार्टी को पिछले कुछ वर्षों में अपने ही प्रमुख नेताओं से झटके लगते रहे हैं। साल 2014 में शाजिया इल्मी के अलग होने से शुरुआत हुई, जिसके बाद 2015 में शांति भूषण, प्रशांत भूषण,
और योगेंद्र यादव जैसे संस्थापक चेहरे पार्टी से अलग हो गए। आगे चलकर कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास और आशुतोष तथा एचएस फुल्का और अलका लांबा जैसे नेताओं के जाने से पार्टी को लगातार आंतरिक झटके लगे। हाल के वर्षों में स्वाति मालीवाल और कैलाश गहलोत के साथ साथ 2026 में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रम सहनी और राजेंद्र गुप्ता जैसे नामों को लेकर भी चर्चा रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पार्टी को समय समय पर आंतरिक असंतोष और नेतृत्व विवादों का सामना करना पड़ा है। आज जिन 7 नामों का ऐलान राघव चड्ढा ने किया, उनमें से राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी ज्वाइन की। बाकी 4 सांसद अभी सामने नहीं आए हैं। चर्चा है कि स्वाति मालीवाल इस समय ईटानगर में हैं, वो भी शाम को दिल्ली में आकर बात कर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रशासन ने एक अवैध इकाई का भंडाफोड़ किया है, जहां जानवरों की चर्बी से घी और आइसक्रीम बनाने का काम किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 69 डिब्बे और 9 ड्रम जानवरों के अवशेष बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी अनवर कुरैशी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। सिटी एसडीएम बजरंग बहादुर, नगर निगम आयुक्त एसआर सिटोले और सीएसपी अभिनव बारंगे ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। वहीं विधायक कंचन तन्वे ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर दिल्ली के लक्ष्मी नगर जे एक्सटेंशन इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलकर 4 इमारतों तक पहुंच गई, जिससे कई मंजिलें प्रभावित हुई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और इलाके को सुरक्षित करने के कदम उठाए जा रहे हैं। इनिशियली कॉल मिली थी ट्रांसफार्मर में आग की। कुछ जगहों से कॉल, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, और कुछ जगहों पे लोगों ने मुझे पर्सनल मोबाइल पे भी कॉल किए। तो इनिशियली कॉल हमें मिली लगभग 12:45 पे, और इनिशियली लगभग 4 गाड़ियों का टर्न आउट हुआ है। यहाँ आने के बाद जब स्थिति देखी गई कि फ्लैट्स में ट्रैवल कर गई ट्रांसफार्मर से, तो उसको अपग्रेड किया गया कॉल को। इनिशियली हमारे स्टेशन ऑफिसर मनोज त्यागी और अनूप सिंह स्टेशन ऑफिसर गीता कॉलोनी, 2-3 स्टेशनों का टर्नआउट, 2 स्टेशनों का टर्नआउट इनिशियली हुआ, बाद में 4 स्टेशनों का टर्नआउट हुआ। अभी एज ऑफ नाउ टोटल मेरे ख्याल से 8 गाड़ियाँ हैं। दिल्ली के शकरपुर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चालक और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में गंभीर हादसा देखने को मिला है, जहां एक कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे ऑटो चालक और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब ऑटो और टैक्सी चालकों तक आ गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं जैसे कि ओला, उबर, ई बाइक टैक्सी से जुड़े अमराठी चालकों को मराठी में बुनियादी बातचीत आनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार के इसका पूर्ण समर्थन किया है। एमएनएस नेता अमित ठाकरे के एक बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब ऑटो टैक्सी चालकों तक आ गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं जैसे कि ओला, उबर, ई बाइक टैक्सी से जुड़े मराठी चालकों को मराठी में बुनियादी बातचीत आनी चाहिए।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की मौजूदगी में हाल ही में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाषा विशेषज्ञ और साहित्यकार शामिल हुए। फैसले के बाद ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने फैसले पर कहा कि हम मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 1 तारीख से जो मराठी बोलने का सरकार ने निर्णय लिया है, ये हमारे राज साहब ठाकरे जी के विचार जो हैं ये पूर्ण महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। मराठी मुद्दा हमारे साहब ने ही उठाया। मराठी मुद्दे का जो भी विषय है वो पहला साहब ही लेते हैं और मराठी स्थानिक भूमिपुत्र के लिए हमेशा वो लड़ते हैं। आज जिस प्रकार से प्रताप सरनाईक ने 1 तारीख से मराठी आना अनिवार्य किया, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको जो डर का माहौल बना है कि हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, आज मन से उनको ये बताना चाहती है कि अगर वो महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलते हैं, मराठी सीखते हैं, तो उनका यहाँ पर स्वागत है। मैं मराठी सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मला मराठी आतो, मला मराठी रिक्षा माझा बैसा सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हाँ सीख जाएंगे, दोनों सीख लेंगे। माझं नाम मोहम्मद अख्तर आहे, मी बिहारी आहे। मराठी शिकायचा प्रयत्न तुम्ही करताय? हाँ करतो ना साहेब, मराठी शिकायचा प्रयत्न करतो साहेब। ये जो नया नियम है, उस नए नियम को लेकर क्या कहेंगे? सब स्वागत है साहेब, स्वागत करतो साहेब मी नया नियमची। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार के इस फैसले का पूर्ण समर्थन किया है। मनसे नेता अमित ठाकरे के एक बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। दरअसल अमित ठाकरे ने कहा है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह सही है और इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जिन्हें हड़ताल पर जाना है वो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आंदोलन के दौरान किसी मराठी व्यक्ति को परेशानी हुई तो सड़क पर पिटेंगे। See, you are staying in Maharashtra, you are staying in if you are staying in Karnataka, if you are staying in Tamil Nadu, if you are staying in Gujarat, you have to respect the local language. And it is expected that when you are doing a business in these states, you are expected to learn that local language. And if you are showing an attitude, saying that we will not learn your language, do whatever you want, then we will teach them a lesson which they will understand, and the lesson will be in Marathi. साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। हर राज्य की अपनी लोकल भाषा होती है। महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की उसमें गलत क्या है? ये कोई चर्चा का विषय है? तमिलनाडु में चलेगा? तमिलनाडु में तमिल भाषा अनिवार्य होनी ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, लखनऊ में हिंदी होनी चाहिए, पटना में हिंदी होनी चाहिए। हम जब दिल्ली में जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, पार्लियामेंट में हिंदी में बात करते, उसमें क्या है? हमारे स्टेट में, इस राज्य में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य करने का अगर कानून बना है तो उसका पालन सबने करना चाहिए। हालांकि शिवसेना ने राज्य सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा है कि इस आग्रह को लागू करते समय गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। जो ये एमएनएस वालों का जो मुद्दा है या शिवसेना का मुद्दा है, दरअसल दोनों मुद्दा एक ही है। हमें एमएनएस के मराठी बोलने के आग्रह के खिलाफ है ही नहीं, क्योंकि शिवसेना खुद इसमें विश्वास करती है। हम तो कह रहे हैं कि इस आग्रह को लागू करते समय जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अच्छा, मराठी बोलने का आग्रह सिर्फ ऑटो और टैक्सी वालों से क्यों? कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? रिलायंस में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? बिरला में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? बैंकों में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? तो किसी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की थी कि मराठी न जानने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और 1 मई से लागू होने वाले इस नियम के खिलाफ महाराष्ट्र भर में ऑटो टैक्सी चालकों ने 4 मई से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब सड़कों तक आ चुकी है। में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। India Voice,
आपकी सोच, आपकी आवाज।